गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें आज हम हमारा जो पोस्ट मिड टर्म का सिलेबस है उसमें ग्रामर, क्रिया, फिर क्रिया के काल, अव्यय जिसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, और विराम चिन्ह के बारे में उसके सिर्फ डेफिनेशन के साथ देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ हमें डेफिनेशन देखनी है और बहुत ही शॉर्ट में हमें फिर से इसे एक बार समझ लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की डेफिनेशन। क्रिया किसे कहते हैं तो देखते हैं हम, जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं वो भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो 3 एग्जाम्पल है वो क्रिया दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम देखें तो पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। उसमें भी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, उसमें 2 प्रकार माने गए हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता है, वैसे सेंटेंस क्या होंगे? अकर्मक क्रिया के सेंटेंस कहे जाएंगे। जैसे शिवम हंसता है में क्रिया है हंसता है और शिवम करता है, वो मैं आगे आपको सिखा चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं देखेंगे। दूसरा है कर्म के आधार पर जो क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया अकर्मक से अपोजिट है। जिस वाक्य में प्रकट या अप्रकट रूप से कर्म की अपेक्षा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया में कर्म होता है वो फाइनल है, लेकिन ये जो सकर्मक क्रिया है उसमें भी 2 भेद दिखाए गए हैं। एक है एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक उसे कहेंगे जिसमें एक ही कर्म होता है। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रियाएं कहेंगे। और द्विकर्मक यानी वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें 2 कर्म होते हैं, ऐसी क्रिया द्विकर्मक क्रियाएं कही जाएंगी। द्वि का मतलब ही होता है 2, यानी सिंपल है, जो सेंटेंस में एक ही कर्म होगा वो एक कर्मक क्रिया होगी और जहाँ पे 2 कर्म होंगे वहाँ पे द्विकर्मक वो सेंटेंस कहा जाएगा। अब हम देखते हैं प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद दिखाए गए हैं। सबसे पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब इसमें हम सबसे पहले सामान्य क्रिया की बात करें। सामान्य क्रिया में क्या होता है? केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश पढ़ा, मैं नहाता हूँ, महिमा सोती है, वह खेलता है आदि। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना, संयुक्त होना मतलब जुड़ जाना। जब मुख्य क्रिया के साथ अन्य क्रियाएं जुड़ जाती है और वे अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाती है, तब वो कौन सी क्रिया कही जाएगी? संयुक्त क्रिया। जैसे मैं भोजन कर चुका हूँ, मैं भोजन भी कर्म और कर चुका हूँ, यहाँ पे कर चुका हूँ ये क्रिया है, तो 2 क्रियाएं मिलती है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया होगा। नाम धातु क्रिया, जिसमें हमने देखा है कि कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है और इन्हें नाम धातु क्रियाएं कहा जाता है। जैसे फिल्म फिल्माना, चिकना चिकनाना, थरथराना, दोहराना, ये सारी क्रियाएं नाम धातु क्रिया होगी। उसके बाद है प्रेरणार्थक।
का मतलब ये होता है प्रेरणा देना, यानी स्वयं काम न करके किसी और को काम करने के लिए जब प्रेरित किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, तब वो जो क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व यानी आगे, जो मुख्य क्रिया है उसके आगे जो होने वाली क्रिया है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और उसका अगर एग्जाम्पल देखें तो तप्पू ने कपड़े धोकर सुखा दिए, तो मुख्य क्रिया है क्या, सुखा देना, लेकिन उससे पहले क्या कौन सी क्रिया हुई है, उसे धोना, धोकर। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो कौन से आएंगे, पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण होंगे। अब क्रिया के काल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। अब काल के 3 भेद दिए गए हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हम भूतकाल किसे कहते हैं, जिस क्रिया के घटित होने का समय अगर बीत चुका है यानी क्रिया हो चुकी है वो दर्शाता है, तो वो कौन सा होगा, भूतकाल होगा। लेकिन क्रिया अभी हो रही है तो वो कौन सा होगा, वर्तमान काल। और क्रिया आने वाले समय में घटित होने वाली है, अगर वो दर्शाता है तो वो होगा भविष्यत काल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय का पता चलता है वो हमें हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे, जिसमें भूतकाल जो हो चुका है, वर्तमान यानी अभी हुआ है, और भविष्यत यानी आने वाले समय में अभी होने वाला है। तो इस तरह से काल के 3 भेद हैं। अब इसमें भी हमें अलग अलग भेद दिए गए हैं, जैसे भूतकाल में भी अलग अलग भेद है। जिसकी हम बात करें तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल, जिसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। वैसे ही वर्तमान काल की बात करें हम तो वर्तमान काल के भी अलग अलग भेद दिए गए हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और भविष्यत काल में भी सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल एंड हेतुमत भविष्यत काल, ये हम देख चुके हैं। और उसके सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके भेद दिखाने हैं। अब हम देखते हैं अव्ययी। अव्यय की डेफिनेशन की बात करें तो अव्यय अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता है, यानी कि कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इन शब्दों को अव्ययी भी कहा जाता है। अव्ययी का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय न हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप न बदले। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता वे अव्ययी कहलाते हैं। अब अव्ययी के भी 4 भेद दिए गए हैं जो हम देखेंगे। अव्ययी के जो 4 प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण वे अव्ययी शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हमें बताए गए हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक की बात करें तो कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया के घटित होने के समय के संबंधित विशेषण बताते हैं। तो वैसे जो विशेषण है वो अव्ययी या अविकारी शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। वैसे ही दूसरे जो 3 हैं स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, उसकी हम बात करें तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया घटित होने के स्थान यानी कि क्रिया कौन से स्थान पे हो रही है उसकी विशेषता बताए तो वो स्थानवाचक।
अगर क्रिया की रीति यानी कि किस ढंग से क्रिया हो रही है तो वो रीतिवाचक, और परिमाण यानी कि उसका माप दर्शाए तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। दूसरे प्रकार की हम बात करें संबंधबोधक, हम उसे कहेंगे जो अव्ययी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है, और इसीलिए उसका नाम है संबंधबोधक अव्ययी या अविकारी शब्द। अब तीसरा हम देखें समुच्चय बोधक। वे अव्ययी शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्याकरण में समुच्चय का मतलब ही होता है जोड़ना। और समुच्चय बोधक अव्यय का क्या काम है? दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे और, तथा, परंतु, अपितु, ताकि, इसलिए। ऐसे वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तब ये कौन सा होगा? समुच्चय बोधक होगा। और लास्ट देखें हम विस्मय आदि बोधक। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा आदि भाव को प्रकट करते हो वो विस्मय आदि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की हम बात करें तो लिखित भाषा में प्रयोग किए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्क्रीन पे दिखाई देता है ये चिन्ह है पूर्ण विराम का, जो क्या दर्शाता है? वाक्य समाप्त हुआ है। ठीक है, जब वाक्य खत्म होता है तब हम कौन सा चिन्ह यूज़ करते हैं? पूर्ण विराम, जो हमें निर्देश करता है कि यहाँ पे हमें रुकना है। अर्धविराम हमें ये दर्शाता है कि पूर्ण विराम की तुलना में हमें कुछ कम समय के लिए जब रुकना होता है तब हम अर्धविराम का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। अल्प विराम एक तो जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाम का प्रयोग होता है तब हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, जब हमें कोई जवाब हाँ या ना में देना होता है तब। और तीसरा, पत्र लेखन और दूसरी जो चीज़ें हैं जिसमें हम तारीख, मंथ ऐसा कुछ लिखते हैं, संबोधन जब करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? अल्प विराम का यूज़ करते हैं। प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न किया गया हो या प्रश्न पूछा होता है वो वाक्य में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट करने होते हैं तब हम ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं विस्मयवाचक चिन्ह। योजक यानी कि छोटी सी डैश एक तो तुलना सूचक शब्दों में और शब्दों के द्वित रूप यानी कि धीरे धीरे, कभी कभी जैसे शब्दों में होता है। ये चिन्ह है निर्देशक, जिसका यूज़ हम संवाद और वार्तालाप में नाम के बात करते हैं और किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने के लिए ये निर्देशक का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो किसी के कहे गए कथन को उद्धृत करने के लिए किया जाता है। और नीचे जो है एकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम या पुस्तक का नाम लिखे तब ये एकहरा उद्धरण चिन्ह किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य या वाक्यांशों में किसी विषय में सूचना या निर्देश जब देना होता है तब ये विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्टक, जिसे हम ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसका प्रयोग जब हम किसी के कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए कोष्टक का यूज़ करते हैं। दूसरा, जब नाटक में जब हम अभिनय कर रहे होते हैं तब किसी के भाव को वहाँ पे दर्शाना हो तो वो कोष्टक के द्वारा दर्शाते हैं। और तीसरा, गणित में यानी कि मैथ्स में हम सभी प्रकार के कोष्टक का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये चिन्ह ही कौवे या हंस के पैरों के निशान जैसा है, इसीलिए इसका नाम है हंसपद या काकपद। और इसका प्रयोग आप भली भांति जानते हो, लिखते लिखते जब बीच में कुछ छूट जाता है तब ये चिन्ह का प्रयोग करके हम ऊपर लिख देते हैं। और लास्ट है हमारा लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक।
जिसका प्रयोग हमने आगे भी देखा हुआ है कि जब पूरा शब्द ना लिखना हो और उसका संक्षिप्त रूप जब दिखाना हो तब हम ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर हम जब लिखते हैं तब डॉ लिख के ये डॉट कर देते हैं, प्रोफेसर के बाद ऐसा डॉट करते हैं, तो ये हमारा होगा लाघव चिन्ह।